हेलो स्टूडेंट्स, मैं त्यागी सर और आप देख रहे हैं त्यागी कोचिंग सेंटर का यूट्यूब चैनल। हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गोलीय दर्पण पर आधारित टॉपिक लेकर के आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जानेंगे कि गोलीय दर्पण होता क्या है। स्टूडेंट्स, ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह गोलीय होती है गोलीय दर्पण कहलाता है। स्टूडेंट्स, गोलीय दर्पण किस तरीके से हम बनाते हैं उसके लिए हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारे पास कांच का एक खोखला गोला अगर होता है तो उस कांच के खोखले गोले में से काट करके हम गोलीय दर्पण को बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी बताया कि ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह गोलीय होती है, क्योंकि कांच के खोखले गोले में से जब हम इसे काटते हैं तो इसकी जो परावर्तक सतह है वह गोलीय हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखें कि ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह गोलीय होती है गोलीय दर्पण कहलाता है। स्टूडेंट्स, अब हम गोलीय दर्पण के टाइप्स पर आते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है यह हम इसमें जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, जिसमें से जो पहला गोलीय दर्पण होता है वह अवतल दर्पण होता है। इसे हम कॉनकेव मिरर भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम ये जानेंगे कि अवतल दर्पण क्या होता है, इसे हम किस तरीके से बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है, अर्थात जो परावर्तन होता है वह दबे हुए पृष्ठ से होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। स्टूडेंट, जैसे कि हमने यहाँ पर ये एक गोलीय दर्पण दिखाया है। इस गोलीय दर्पण का जो दबा हुआ तल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, प्रकाश का जो परावर्तन है उस दबे हुए ही तल से हो रहा है। हमने इस दबे हुए तल को परावर्तक पृष्ठ बनाया है और जो इसका उभरा हुआ तल है उस पर रेड ऑक्साइड की पॉलिश की गई है। तो स्टूडेंट्स, अवतल दर्पण के लिए यहाँ इतना ध्यान रखें कि ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ होता है, अर्थात जो प्रकाश का परावर्तन होता है वह गोलीय दर्पण के अंदर यानी दबे हुए तल से होता है, तो वह दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है। स्टूडेंट्स, इसके बाद अब हम दूसरे दर्पण पर आते हैं। दूसरा दर्पण उत्तल दर्पण होता है, जिसे हम कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। तो स्टूडेंट, जैसे कि हमने फिगर में दिखाया है, यहाँ पर एक हमने गोलीय दर्पण बनाया है। इसके अंदर के दबे हुए तल पर रेड ऑक्साइड की पॉलिश की जाती है और इसका जो उभरा हुआ तल है वहाँ से प्रकाश का परावर्तन होता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ हो, अर्थात परावर्तन उभरे हुए पृष्ठ से हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के अंदर जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को हम फिगर की हेल्प से यहाँ पर एक बार और जानते हैं। अगर आपतित किरण दबे हुए तल पर होती है और परावर्तन भी दबे हुए तल से ही होता है तो फिर वह दर्पण होता है अवतल दर्पण। और अगर आपतित प्रकाश किरण उभरे हुए तल पर होती है और प्रकाश का परावर्तन भी उभरे हुए ही तल से होता है तो फिर वह कहलाता है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में यही डिफरेंस है। स्टूडेंट्स, अब हम गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं जानेंगे, अर्थात जो स्फेरिकल मिरर होता है उससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस को हम यहाँ पर क्लियर करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, गोलीय दर्पण से संबंधित सबसे पहला पद जो हम परिभाषा के रूप में ले रहे हैं वह है ध्रुव, जिसे हम पॉल बोलते हैं। तो
स्टूडेंट्स, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होता है उस ही को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे हम P, जो कैपिटल P है, उससे व्यक्त करते हैं अर्थात रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट्स, इसे हम फिगर में देखेंगे कि ये फिगर में कहाँ पर होता है। इसे हम दोनों प्रकार के जो दर्पण हैं उसमें प्रदर्शित करने जा रहे हैं। पहले प्रकार का दर्पण अवतल दर्पण, जो हमने अभी सीखा कि अवतल दर्पण जो होता है वह गोलीय दर्पण होता है जिसमें परावर्तन जो होता है वह तो दबे हुए तल से होता है और इसके उभरे हुए तल पर की जाती है पॉलिश। तो स्टूडेंट्स, ये जो परावर्तक पृष्ठ इसका है, इस परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होगा, ये मध्य बिंदु ही इस दर्पण का ध्रुव अर्थात P कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि डेफिनेशन में बताया कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो यहाँ पर गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का एक मध्य बिंदु है, इसलिए हम यहाँ पर इसे ध्रुव कहेंगे। ठीक ऐसे ही हम इसे उत्तल दर्पण के अंदर प्रदर्शित किया हुआ है। यहाँ पर ये गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ है और ये यहाँ पर ये इसका मध्य बिंदु है, तो यह दर्पण का ध्रुव कहलाएगा। स्टूडेंट्स, दूसरे पॉइंट में हम वक्रता केंद्र को डिफाइन करेंगे। वक्रता केंद्र को डिफाइन करने के लिए पहले हम थोड़ा सा फिगर को स्पष्ट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, कांच का एक खोखला गोला लेकर के अगर उसमें से एक पोर्शन को काट लिया जाए और एक पोर्शन जो काट लिया है उसको अलग करके जो दूसरा पोर्शन उसका है ये उसके जो उभरा हुआ तल है उस पर रेड ऑक्साइड की पॉलिश कर दी जाए, अर्थात उसका जो दबा हुआ तल है उसको हम परावर्तक पृष्ठ बनाएं, तो ये दर्पण जो गोलीय दर्पण है ये अवतल दर्पण कहलाता है। और स्टूडेंट्स, अगर हम कांच के खोखले गोले से काटे गए भाग को अलग करके जो दूसरा भाग है उसके दबे हुए तल पर रेड ऑक्साइड की पॉलिश करें अर्थात उसके उभरे हुए तल को हम परावर्तक पृष्ठ बनाएं, तो वह उत्तल दर्पण होता है। स्टूडेंट्स, अब हम वक्रता केंद्र को डिफाइन करने जा रहे हैं। तो ये जो कांच का खोखला गोला जिसका कि परावर्तक पृष्ठ एक भाग है, तो कांच के उस खोखले गोले का जो केंद्र है, उसका जो सेंटर है, वह ही गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। तो इस गोलीय दर्पण का जो वक्रता केंद्र है वो यहाँ C से प्रदर्शित है और ये केंद्र है उस कांच के खोखले गोले का जिसमें से हमने इस परावर्तक पृष्ठ को अलग किया है, उसको काटा है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर वक्रता केंद्र हमने C से प्रदर्शित किया हुआ है। इसके बाद हम वक्रता त्रिज्या को डिफाइन करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, वक्रता त्रिज्या जिसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र C और ध्रुव P, जैसा कि हमने फिगर में प्रदर्शित किया हुआ है, जो वक्रता केंद्र है जिसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं और ध्रुव जिसे हम पोल कहते हैं, इन दोनों को जो मिलाने वाली रेखा है C से P तक की जो रेखा है, तो ये जो डिस्टेंस बनती है पूरा CP, ये ही वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो हम कह सकते हैं कि वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की जो दूरी है यह वक्रता त्रिज्या कहलाती है और इसे हम स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। ये हम दोनों तरह के गोलीय दर्पणों में प्रदर्शित किया हुआ है। उत्तल दर्पण में भी हमने प्रदर्शित किया है, वहाँ पर भी C से लेके P तक की जो डिस्टेंस है वह वक्रता त्रिज्या कहलाती है और इसे हम स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट जो पद हमारा है जिसे हमें परिभाषित करना है वह है मुख्य फोकस। स्टूडेंट्स, मुख्य फोकस को परिभाषित करने से पहले हम मुख्य अक्ष को थोड़ा स्पष्ट कर देते हैं। जैसे यह हमारे पास एक अवतल दर्पण है, यह उसका ध्रुव है, यह उसका वक्रता केंद्र है। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को जो मिलाने वाली ये रेखा होती है स्टूडेंट्स, यह मुख्य अक्ष कहलाती है। हम दूसरे दर्पण में भी अगर इसको देखें, उत्तल दर्पण में अगर इसे देखें, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को जो मिलाने वाली ये रेखा है यह मुख्य अक्ष कहलाती है। स्टूडेंट्स, अब हम गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित करेंगे। गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को हम दर्पण का मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं और इसे हम F से प्रदर्शित करते हैं। स्टूडेंट्स, इसे हम फिगर में देखें। यह हमने अवतल दर्पण लिया हुआ है।
क्योंकि इसमें जो पॉलिश है रेड ऑक्साइड की वो उभरे हुए तल पर की है और जो हमने परावर्तक पृष्ठ है वो दबे हुए तल को बनाया है। ऐसे ही हमने एक दूसरा दर्पण लिया है जो कि उत्तल दर्पण है। इसमें हमने उभरे हुए तल को परावर्तक तल बनाया है और जो दबा हुआ है उस पर हमने इसमें रेड ऑक्साइड की पॉलिश की है। तो स्टूडेंट, जैसे कि अभी हमने डेफिनेशंस देते हुए इसमें बताया कि जो गोलीय दर्पण हमारे पास होता है, उस गोलीय दर्पण की जो मुख्य अक्ष होती है उसके समांतर अगर हम प्रकाश किरणें डालते हैं तो ये हमारे पास गोलीय दर्पण है। ये हमने मुख्य अक्ष लिया हुआ है, सी से पी तक की जो डिस्टेंस है, और इस मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण हमने ये डाल दिया है। मुख्य अक्ष के समांतर दूसरी प्रकाश किरण ये डाली है। तो ऐसे ही मुख्य अक्ष के नीचे भी हमने दो प्रकाश किरणें आपतित करते हुए दिखाई है जो कि मुख्य अक्ष के समांतर है। और हम ये देख रहे हैं कि जो मुख्य अक्ष के समांतर हमने प्रकाश किरणें यहाँ पर आपतित की हैं वह परावर्तन के बाद एक ही बिंदु पर जा करके मिल गई हैं। जैसे पहली आपतित थी, ये परावर्तित होकर के एफ पर गई है, बिंदु से निकली है। दूसरी आपतित है, ये परावर्तित होकर के ही उसी बिंदु एफ से गई है। तीसरी आपतित प्रकाश किरण है, ये भी परावर्तित होकर के उसी बिंदु एफ से गई है। फिर इसके बाद ये जो आपतित प्रकाश किरण है ये भी परावर्तित होकर उसी बिंदु एफ से गई है। तो स्टूडेंट्स, जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें हैं वह परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के इस बिंदु पर जाकर के मिल गई हैं। तो स्टूडेंट्स, यह बिंदु ही मुख्य फोकस कहलाता है। इस मुख्य फोकस को हम अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं क्योंकि इसमें जो प्रकाश किरणें हैं परावर्तन के बाद वो वास्तव में मिली हैं। और अगर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर स्थित एक बिंदु से निकली हुई प्रतीत हों, वास्तव में वहां से ना निकलें बल्कि निकली हुई प्रतीत हो, जैसे कि हमने प्रकाश किरण आपतित किया मुख्य अक्ष के समांतर, यहाँ पर ये यहाँ से परावर्तित हो गई। अगर हम इसको स्केल रखकर पीछे मिलाते हैं तो हमें ये लगता है कि ये इस बिंदु से निकल रही हैं। ऐसी दूसरी प्रकाश किरण हमने आपतित की, उसके बाद ये परावर्तित हो गई। उसके बाद स्केल रख करके जब हम इसे मिलाते हैं, डेसिमल खींचा हुआ है यहाँ पर, तो ये हमें एफ बिंदु से निकली हुई प्रतीत हो रही हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हमें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से निकली हुई प्रतीत होती हैं तो उस बिंदु को हम उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। और अगर वह वास्तव में मिलती हैं उस बिंदु पर तो वह अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। तो यहाँ पर परिभाषा में दोनों परिभाषाओं एक साथ दी गई हैं कि गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, जैसे कि दोनों फिगर में दिखाया है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही हैं किरणें। परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिली है, वास्तव में मिली है, तो वह बिंदु, या फिर जिस बिंदु से निकली हुई प्रतीत हो रही हैं, जिस बिंदु पर वो मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, उस बिंदु को हम दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं और इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये मुख्य फोकस को मैंने परिभाषित किया। अगर ये सेपरेट डेफिनेशन आती है कि केवल अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा दीजिए, तो इसमें से हम जो डेफिनेशन का प्रतीत होने वाला पोर्शंस है ये नहीं देंगे। हम केवल इतना कहेंगे कि गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद जिस निश्चित बिंदु से होकर के जाती है उस बिंदु को हम गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। गोलीय दर्पण अर्थात अवतल दर्पण का यहाँ पर ये मुख्य फोकस कहलाता है। और अगर हमें उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा आती है तो हम ऐसे कहेंगे कि गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें अगर परावर्तन के बाद इस तरह से परावर्तित होती हैं कि अब पीछे मिलाने पर एक मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से निकली हुई प्रतीत होती हैं, तो वह बिंदु उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। स्टूडेंट्स, इसके बाद अब हम जो अगला पद डिफाइन करने जा रहे हैं वह है फोकस दूरी। तो स्टूडेंट्स, गोलीय दर्पण का जो ध्रुव होता है और उसका जो फोकस बिंदु हमने अभी डिफाइन किया है, तो ध्रुव से लेकर फोकस तक की जो दूरी होती है वह फोकस दूरी कहलाती है और इसे हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। दोनों तरह के दर्पण में पी से लेकर एफ तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है और इसे हम एफ से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमने अभी मुख्य अक्ष को डिफाइन किया उसमें हम इतना और जान लें कि जो अवतल दर्पण हमारे पास होता है उसका जो मुख्य फोकस होता है वह जो दर्पण का परावर्तक पृष्ठ है उसके सामने होता है, अर्थात लेफ्ट जो साइड होती है वहाँ पर होता है।
लेकिन उत्तल दर्पण जो होता है उसका जो मुख्य फोकस होता है वह जो पॉलिश रेड ऑक्साइड की हुई है, जिसे हम कह सकते हैं जो दबा हुआ तल है, उसकी ओर होता है, अर्थात राइट साइड पर होता है।